सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, 10th क्लास का संस्कृत का बोर्ड का एग्जाम होने में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, सर जी अनुवाद करा दो। तो देखो बच्चों, अनुवाद बहुत बड़ा विषय है, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता है। फिर भी इस वीडियो में हम आपको अनुवाद की कुछ बेस्ट ट्रिक बताएंगे, जिनका ध्यान रखकर आप अनुवाद में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अनुवाद में क्या करना होता है, हिंदी या अंग्रेजी में दिए गए वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना होता है। यानी वाक्य हिंदी में भी लिखा होगा, अंग्रेजी में भी लिखा होगा, उसको आपको संस्कृत में ट्रांसलेशन करना होगा। जैसे एक वाक्य है, छात्र कक्षा में पाठ पढ़ रहा है, तो इसका अनुवाद क्या होगा, छात्रः कक्षायां पाठम पठति। तो इसी तरह से आपको हिंदी को संस्कृत में बदलना होता है। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, इसके लिए आपको 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला क्या है, कर्ता और क्रिया, दूसरा है कारक व विभक्ति, तीसरा है विशेषण और विशेष, और चौथा है लकार व काल। इन 4 बातों का आपको ध्यान देना है। तो कर्ता और क्रिया में क्या ध्यान देना है कि कर्ता जो है जिस पुरुष व वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष वचन की होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। कारक और विभक्ति में कि जो कारक है उसके अनुसार ही उचित विभक्ति का आपको प्रयोग करना है। विशेषण और विशेष में विशेष जिस लिंग विभक्ति व वचन का होगा, विशेषण भी उसी लिंग विभक्ति और वचन का होना चाहिए। ये आपको विशेषण और विशेष के अंतर्गत ध्यान देना है। लकार व काल में जिस लकार का वाक्य होगा उसी लकार का आपको धातु रूप का प्रयोग करना है। तो ये 4 बातें हैं जिनका आपको अनुवाद में ध्यान देना है। अब इनको हम डिटेल में आगे आपको समझाने चल रहे हैं। तो कर्ता और क्रिया, तो इसके लिए आप जानते हैं संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसी तरह से वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहाँ पे प्रथम पुरुष का सब्जेक्ट क्या है, तो सर्वनाम में आप पढ़ते हैं ना, सा तौ ते, कलर चेंज करते हैं, ग्रीन लाते हैं, तो सा तौ ते। सा माने वह, तौ माने वह दोनों, ते माने वह सब। किसमें, पुल्लिंग में, यानी किसी पुरुष को कहा जाए या बालक को। इसी तरह से स्त्रीलिंग में क्या होता है, स्त्रीलिंग में सा ते ताह। सा माने वह, ते माने वह दोनों, ताह माने वह सब, स्त्रीलिंग में। इसके बाद नपुंसक लिंग में क्या होता है, तत ते तानी। तत माने वह, ते माने वह दोनों, तानी माने वह सब। तो ये हो गए किस पुरुष के, प्रथम पुरुष के। इसके अलावा जो भी नाम, नाम जानते हो ना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो जो नाम पद होते हैं वो भी प्रथम पुरुष में ही आएंगे। जैसे आ गया नदी बहती है, तो नदी बहती बनेगा, क्या बनेगा, नदी बहती, ये बनेगा, क्योंकि नदी जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो एक वचन की क्रिया आएगी बहती। इसके बाद मध्यम पुरुष में चलते हैं। तो मध्यम पुरुष में 3 ही कर्ता होते हैं। अब यहाँ पे सामान्य रूप से हम जो है प्रथम पुरुष में सा तौ ते को लेते हैं। मध्यम पुरुष में 3 कर्ता होते हैं, त्वम, इवाम, यूयम। त्वम माने तुम, इवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। अब आप कहो सर जी हम तो ये सब जानते हैं, तो जानते हैं ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए है। इसके बाद उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। ये हो गए 9 टाइप के कर्ता। अब इनका एक नाम दे देते हैं, P1, P2, P3। क्यों, P मतलब प्रथम पुरुष, 1 मतलब एक वचन। इसी तरह से P3 का मतलब क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन। इसी तरह से मध्यम पुरुष को नाम दे देते हैं M1, M2, M3। M का मतलब मध्यम पुरुष, 1 का मतलब एक वचन। इसी तरह से उत्तम पुरुष को भी नाम दे देते हैं U1, U2, U3। यहाँ U का मतलब क्या है, U मतलब उत्तम पुरुष, और 1 का मतलब एक वचन, 2 का मतलब द्विवचन, 3 का मतलब बहुवचन। अब ये नाम हमने क्यों दिया, ये ट्रिक है जिससे आपको पता चले कि किस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया मिलानी है। अब क्रिया देखते हैं, तो क्रिया में भी 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं। क्रिया भी हर लकार में आप देखेंगे 9 क्रियापद लिखे होते हैं। कितने, 9। जैसे यहाँ पे पठ धातु का रूप दिखाते हैं, पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अब इनको भी ट्रिक के अनुसार से, जैसे कर्ता को हमने नाम दिया था, इनको भी नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, P1 को
P1 से मिलाना है, यानी सह के साथ क्या आएगा, पठती। तव के साथ क्या आएगा, पठतः। ती के साथ आएगा पठंती अगर पुल्लिंग का है तो। इसी तरह से त्वम के साथ पठसी, इवाम के साथ पठथः, यूयम के साथ पठथ। अब ये वीडियो आपको अनुवाद में भी काम आएगी, साथ ही साथ जो अशुद्धि संशोधन का प्रश्न आता है 3 नंबर का, उसमें भी जो कर्ता वाली अशुद्धि होगी वो भी आप सही कर लेंगे इस वीडियो को ध्यान में देख करके। अब वाक्य निर्माण करते हैं। क्या नियम क्या है कि पुरुष व वचन के अनुसार कर्ता व क्रिया का सही प्रयोग। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कैसे वाक्य बनेगा। प्रथम पुरुष में बालकः पठति, बालको पठतः, बालकाः पठन्ति। इसी तरह से अगर स्त्रीलिंग में रहेगा तो बालिका पठति, बालिके पठतः, बालिकाः पठन्ति। इसके बाद मध्यम पुरुष में ध्यान देना, त्वम पठसि, इवाम पठथः, यूयम पठथ। उत्तम पुरुष में अहम पठामि। अब यहाँ अहम का मेल किससे होता है, आमी वाली क्रिया से, ये आपको ध्यान देना है, ये बहुत पूछा जाता है शुद्धि संशोधन में। आवाम पठावः, वयम पठामः। अब इसके बाद कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो पहला वाक्य क्या है, वह गा रही है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा सा गायति, क्योंकि सा जो है गा रही है, इससे पता चला कि वो बालिका है, तो सा का प्रयोग होगा। सूर्य उदय हो रहा है। अब सूर्य क्या है, ये प्रथम पुरुष एक वचन का ही सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने आपको बताया था जो भी संज्ञा पद होते हैं यानी नाउन होते हैं वो भी प्रथम पुरुष में ही आते हैं। एक रहेगा तो एक वचन, दो रहेगा तो द्विवचन, बहुत से रहेंगे तो बहुवचन। अब यहाँ पे सूर्य अकेला है तो एक वचन होगा, तो क्या बनेगा, सूर्यः उदेति। अगला है बंदर कूद रहे हैं। अब यहाँ पे हाय के ऊपर बिंदी से पता चल गया कि ये बहुवचन की क्रिया है, यानी एक बंदर नहीं कूद रहा है, बहुत से बंदर कूद रहे हैं, तो अनुवाद हो जाएगा वानराः कूर्दन्ति। अगला है घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ कितना घोड़ा दौड़ रहे हैं, एक घोड़ा, तो हो जाएगा अश्वः धावति। उसके बाद फूल खिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पुष्पाणि विकसन्ति। अब यहाँ पे कोई बच्चा कह सजी पुष्पाणि कैसे आ गया, जैसे फलम फले फलानी होता है ना, वैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि होगा। अगला है बालक आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बालकः आगच्छति, यानी गच्छति में बड़ा आ उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ हो जाता है आना। उसके बाद हम सब खेल रहे हैं। आपके पेपर में ऐसे सिंपल सिंपल से अनुवाद आएंगे, हम सब खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हम सब को कहते हैं वयम, तो वयम खेलामः। अगला है तुम सब लिख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यूयम लिखथ। अब यहाँ कुछ बच्चे यूयम तो लगा देते हैं लेकिन वो लिखंती लिख देते हैं, तो यूयम जो है कहाँ का है, ये M3 का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्रिया भी M3 वाली ही ई आएगी, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद है तुम बोल रहे हो, तो हो जाएगा तुम वदसी। तुम दोनों दौड़ रहे हो, तो हो जाएगा इवाम धावथः। हम दोनों खा रहे हैं, तो हो जाएगा आवाम खादावः। इस तरह से कर्ता और क्रिया का मिलान करना है। इसके बाद नंबर 2 दूसरी बात कौन सी थी, कारक और विभक्ति। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो विभक्ति कारक में होती है और उसके एक कारक चिन्ह भी होते हैं जो कभी कभी छिपे रहते हैं, कभी कभी लगे रहते हैं। तो जैसे प्रथमा विभक्ति किसमें होती है, कर्ता कारक में, उसका चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में होती है, उसका चिन्ह होता है को। तृतीय विभक्ति कर्ण कारक में होता है और उसका चिन्ह होता है से द्वारा। ध्यान देना, से द्वारा में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय, और कारक कारक कौन सा है, करण। करण मतलब होता है साधन। चतुर्थी होती है संप्रदान और इसका चिन्ह होता है के लिए। कभी कभी यहाँ पे को भी रहता है, क्या रहता है, को। जैसे निर्धन को धन देता है, तो निर्धन क्या है, संप्रदान। संप्रदान माने होता है अच्छी तरह से देना। उसके बाद पंचमी होती है आपादान में और उसका चिन्ह भी होता है से, लेकिन ये अलगाव के लिए। अलगाव मतलब क्या होता है, अलग होना। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो आपादान मतलब क्या होता है, अलगाव। षष्ठी होती है संबंध में और उसका चिन्ह होता है का की के। इसके बाद सप्तमी है, सप्तमी होती है अधिकरण में और इसका चिन्ह होता है में या पर। में या पर को आप जिसको इंग्लिश में इन कहते हैं या आन कहते हैं, वही यहाँ पे में और पर है, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे शेर जंगल में रहता है, तो हो जाएगा सिंहः वने वसति। उसके बाद संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, संबोधन में प्रथमा होती है। कौन सी होती है, प्रथमा होती है।
और उसका चिन्ह होता है हे भो अरे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट, टाइम आपके पास भी नहीं है हमारे पास भी नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या है, देवः, ये क्या है, देवः विद्यालयं वस्यानेन पठनाय गृहात् रामस्य जले हे बालक। अब कुछ वाक्य बनाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो बच्चे लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बालकाः लिखन्ति। अगला है बच्चे पत्र लिख रहे हैं तो इसका हो जाएगा बालकाः पत्रम लिखन्ति। ये हो गया ना, क्योंकि पत्र जो है कर्म है। बच्चे कलम से लिख रहे हैं तो हो जाएगा बालकाः कलमेन लिखन्ति। अब यहाँ कलम से ये क्या है, करण है, इसलिए इसमें तृतीया आई हुई है। उसके बाद बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं, के लिए मतलब चतुर्थी, तो हो जाएगा बालकाः पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। ये हो जाएगा बालकाः पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। बच्चे घर से स्कूल जा रहे हैं तो घर से, तो क्या होगा, घर से अलग हो रहे हैं, क्या हो रहा है, घर से अलग हो रहे हैं, तो हो जाएगा बालकाः गृहात् विद्यालयम गच्छन्ति। इस टाइप के अनुवाद आपके पेपर में भी आते हैं और आ सकते हैं। अगला वाक्य है बच्चे संस्कृत की पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखो संस्कृत की मतलब षष्ठी, तो हो जाएगा बालकाः संस्कृतस्य पुस्तकं पठन्ति। अगला है बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, यानी इन द क्लास, तो हो जाएगा बालकाः कक्षायां पठन्ति। हे मोहन यहाँ आओ। अगला वाक्य है, तो इसमें संबोधन है तो हो जाएगा हे मोहन अत्र आगच्छन्तु। अब यहाँ पर ध्यान देना, जितने भी ब्लैक कलर वाले शब्द हैं यानी पद हैं, उन सब में क्या है, कारक है, और कारक के अनुसार विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे विभक्तियों के विशेष उदाहरण, विभक्तियों के विशेष उदाहरण, जैसे रेखा मोहन के साथ जा रही है, रेखा मोहन के साथ जा रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, मोहन के साथ, तो इसका हो जाएगा रेखा मोहनेन सह गच्छति। अब यहाँ पे सह जिसका अर्थ होता है साथ, क्या अर्थ होता है, साथ, इसी को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, विद कहते हो, क्या कहते हो, विद कहते हो। इसके योग में तृतीया विभक्ति होती है, ये विशेष विभक्ति है, अभी आगे हम आपको बताने वाले हैं। अगला है विद्यालय के चारों ओर घर हैं। अब यहाँ पे विद्यालय के कारक चिन्ह तो के वाला है, लेकिन इसमें द्वितीया विभक्ति होगी, इसका एक विशेष नियम है, क्या है, विद्यालयम परितः गृहाण संति। यहाँ पे परितः के योग में विद्यालयम में द्वितीया विभक्ति हुई है। अब ये सब क्यों हुआ है, इसका कारण है उपपद विभक्ति। क्या कारण है, उपपद विभक्ति इसका कारण है। उपपद मतलब क्या होता है, कुछ शब्दों और धातुओं के साथ कुछ विशेष विभक्तियों का प्रयोग होता है, यानी कुछ, जैसे यहाँ पे परितः के कारण इसमें द्वितीया है, यहाँ पे सह के कारण इसमें तृतीया है मोहन में। तो उपपद मतलब होता है किसी पद के कारण जो विभक्ति होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। अभी हमने पीछे कारक विभक्ति पढ़ा था। अब इसके कुछ नियम देख लेते हैं फटाफट। जैसे पहला नियम क्या है, गति अर्थ वाली धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, यानी हम कहीं जा रहे हैं तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। जैसे आदर्शः जयपुरम गच्छति, बालिका विद्यालयम गच्छन्ति, यानी आदर्श जयपुर जा रहा है, बालिकाएं विद्यालय जा रही हैं, तो जहाँ जाते हैं उसमें द्वितीया विभक्ति आती है। अगला नियम क्या है, अगला नियम है अभिता परिता समया निक्षा प्रति उभयता सर्वता धिक, इनके योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। इनका क्या अर्थ है समझ लो। अभिता माने होता है दोनों ओर, परिता माने होता है चारों ओर, समया और निक्षा दोनों का अर्थ होता है पास। अब आप कह रहे हो सर जी ये सब हमें क्यों बता रहे हो, जैसे आपके पेपर में अनुवाद आ गया कि विद्यालय के चारों ओर रास्ता है तो क्या होगा, तो वहां पे अभिता का प्रयोग करेंगे, विद्यालय में अभिता मार्गाः सन्ति, इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण के द्वारा इस नियम को मजबूत करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कुछ उदाहरण है, गांव के दोनों ओर पेड़ हैं। पहला अनुवाद क्या है, गांव के दोनों ओर पेड़ हैं। अब गांव के दोनों ओर, तो यहाँ पे अभिता आएगा और गांव में द्वितीया, तो क्या हो जाएगा ग्रामम अभिता वृक्षा सन्ति। अगला है नगर के चारों ओर मार्ग हैं, तो नगर के चारों ओर मतलब परिता आएगा, तो हो जाएगा नगरम परिता मार्गाः सन्ति। विद्यालय के समीप उद्यान है।
अब समीप के लिए किसका प्रयोग होता है? समया माने भी समीप होता है और निकषा माने भी समीप होता है, जिसको आप इंग्लिश में नियर कहते हो। तो विद्यालय के समीप उद्यान है तो हो जाएगा विद्यालयम समया उद्यानम अस्ति। नदी के समीप शीतल समीर बहती है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा नदीम निकषा शीतलः समीरः वहते। ये हो जाएगा उपपद विभक्ति का, ये द्वितीय विभक्ति अभी चल रही है। इसके बाद कुछ और अनुवाद देख लेते हैं, जैसे मैं मित्र के प्रति कुछ नहीं कहूँगा, मान लो इस टाइप का अनुवाद आता है, तो इसका हो जाएगा अहम मित्रम प्रति किमपि न कथयिष्यामि। अब यहाँ पे कथयिष्यामि क्यों आया है? क्योंकि कहूँगा यानी भविष्य काल का वाक्य है। मार्ग के दोनों ओर पेड़ हैं, तो दोनों ओर का क्या होता है? अभिता, तो हो जाएगा मार्गम उभयता वृक्षाः सन्ति। उभयता माने भी दोनों ओर होता है। आश्रम के समीप, आश्रम के सभी तरफ वन है, यानी जो आश्रम है वो बिल्कुल जंगल में बसा हुआ है, तो अनुवाद हो जाएगा आश्रमम सर्वतः वनानि सन्ति। मूर्ख को धिक्कार है, इस टाइप का भी अनुवाद 9th में भी आता है और कभी 10वीं में भी पूछ लेता है। मूर्ख को धिक्कार है, तो जिसको धिक्कारते हैं उसमें द्वितीय आती है धिक की योग में, तो इसका क्या हो जाएगा? धिंग मूर्खम। क्या हो जाएगा? धिंग मूर्खम। तो इस तरह से हमारा जो है द्वितीय विभक्ति का विशेष नियम समाप्त हो गया। अब चलते हैं तृतीय विभक्ति की ओर। तृतीय विभक्ति तो किसके योग में आती है? साह के योग में। साह मतलब साथ, जिसका इंग्लिश में होता है विद, इसके योग में तृतीय विभक्ति आती है। कुछ अनुवाद देखते हैं, जैसे रमा उमया सह खेलती, इसकी हिंदी क्या है? रमा उमा के साथ खेलती है। मान लो इस टाइप का अनुवाद आएगा तो आप इस तरह से लिखेंगे। अगला है बालकाः मित्रेण सह विद्यालयम गच्छति, यानी बालक मित्र के साथ विद्यालय जाता है। अगला नियम क्या है? चतुर्थी विभक्ति आ गई कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, यानी जिसको नमस्कार करना होता है उसमें चतुर्थी लगाते हैं। जैसे गणेशाय नमः, ये तो आप जानते हैं कोई भी शुभ काम करते हैं तो क्या कहते हैं? गणेशाय नमः। अब यहाँ नमः के कारण गणेश में चतुर्थी है, तो हिंदी के में अनुवाद आता है कि गणेश को नमस्कार है, तो संस्कृत होगी उसकी गणेशाय नमः। शिव को नमस्कार है तो शिवाय नमः। गुरु को नमस्कार है तो गुरुवे नमः, और सरस्वती को नमस्कार है तो सरस्वत्यै नमः। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, ये आप समझ गए होंगे। अगला नियम क्या है? जिसे कोई वस्तु दी जाती है उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति आती है, यानी कि जिसे कोई वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे राजा भिक्षुकाय धनम ददाति, राजा भिखारी को धन देता है। हिंदी यहाँ पे लिखी नहीं है, हम आपको बोलते हुए चल रहे हैं, आप मन में बैठाते चलो। राजा भिखारी को धन देता है तो अनुवाद हो जाएगा राजा भिक्षुकाय धनम ददाति। देने के लिए कौन सी क्रिया होती है? ददाति होती है, यह ध्यान रखना, क्योंकि देने वाला अनुवाद आता है पेपर में। अगला अनुवाद क्या है? पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति, देने के लिए एक दूसरी क्रिया भी आती है यच्छति, इसका भी अर्थ होता है देता है। तो पिता पुत्र को पुस्तक दे रहा है या देता है, यहाँ पे पुत्राय में चतुर्थी आई हुई है, और क्रिया है यच्छति और ददाति, दोनों में से कोई भी आप याद कर लो जो आपको आसान लगे। इसके बाद पंचमी विभक्ति का नियम आ गया। क्या नियम है? कि भय, भय मतलब जिससे डर हो, रक्षा जिससे रक्षा की जाए। भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति होती है। किसमें? जिससे डरते हैं और जिससे रक्षा की जाती है। अब कुछ अनुवाद देख लेते हैं, जैसे देखो हिंदी यहाँ पे लिखी हुई है बालक चोर से डरता है, तो बालक किससे डर रहा है? चोर से, तो चोर में क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अब यहाँ पे डरना वाली क्रिया बच्चे बहुत गलती करते हैं, हमने कई बार 9th में देखा है, बच्चे क्या लिख देते हैं? डरोती। क्या लिख देते हैं? डरोती। तो डरोती कोई क्रिया नहीं होती है। कौन सी क्रिया होती है? मैं वो बता रहा हूँ। डरने के लिए क्रिया होती है विभेति, ध्यान देना, विभेति याद कर लेना। विभेति माने होता है डरता है या डरती है, तो विभेति याद कर लेना, क्योंकि डरने वाला वाक्य जरूर आएगा। अगर ये याद हो गया तो समझ लो आपका डर निकल गया, यानी डर के आगे जीत है। अगला है हिरन शेर से डरता है,
तो यहाँ कौन डर रहा है? हिरण डर रहा है। किससे डर रहा है? शेर से। तो हो जाएगा मृगः सिंहात बिभेति। सैनिक शत्रुओं से देश की रक्षा करते हैं। यहाँ शत्रुओं से रक्षा की जा रही है, इसलिए शत्रुओं में जो है पंचमी विभक्ति आएगी। और यहाँ एक शत्रु नहीं है, कई सारे शत्रु हैं, तो बहुवचन आएगा। तो होगा, अनुवाद क्या होगा इसका? सैनिकाः शत्रुभ्यः देशम रक्षति। अब यहाँ पे ये बहुवचन हो गया है, ये गलत है, इसका सही कर लें, क्योंकि एक ही सैनिक रक्षा कर रहा है। तो इस तरह से सैनिकः बनेगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको सही कर लेंगे। सैनिकः शत्रुभ्यः देशम रक्षति। रक्षा करने के लिए रक्ष धातु होती है, उसके रूप चलते हैं रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये जो उपपद विभक्ति यानी विशेष विभक्ति वाला था, ये खत्म हो गया। अब चलते हैं अगली बात, जो थी विशेषण और विशेष की। तो इसका भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। विशेषण क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो कहते हैं वह शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पैसेज आता है उसमें भी विशेषण और विशेष पूछा जाता है। ये आपने मिड टर्म, प्री बोर्ड के पेपर में देखा होगा कि विशेषण और विशेष जरूर पूछे जाते हैं। तो जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें ही विशेषण कहते हैं। इसी को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद विशेष क्या होते हैं? तो विशेष संज्ञा पद होते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। अब यहाँ यही विशेष पद क्या होता है? ये संज्ञा पद होता है। कभी कभी सर्वनाम भी हो सकता है, जैसे भारतीय सैनिकः। अब यहाँ पे दो पद हैं। यहाँ पे भारतीय क्या है? विशेषण है। सैनिकः विशेष पद है। भारतीय क्या है? विशेषण है। सैनिकः विशेष यानी संज्ञा पद है। एकः बालकः। अब यहाँ एकः जो है संख्यावाची विशेषण है बालकः का। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि विशेष जिस लिंग विभक्ति वचन का होता है, विशेषण भी उसी लिंग विभक्ति का होना चाहिए। ये नियम आप याद रहेंगे तो अशुद्धि संशोधन में भी कभी कभी विशेषण और विशेष वाला पूछ लेता है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे योग्यः बालकः एक वचन में, दो वचन में क्या बनेगा? अब ये देखो, योग्या बालिका। अब ये किस लिंग में है? ये स्त्रीलिंग में है। योग्यम मित्रम। योग्यः बालकः, ये बालकः पुल्लिंग में था, इसलिए ये विशेषण भी पुल्लिंग में आया। बालिका स्त्रीलिंग में है तो ये भी स्त्रीलिंग में आई। मित्रम नपुंसक लिंग में होता है। ध्यान देना, मित्र शब्द जिसका अर्थ होता है दोस्त, दोस्त को संस्कृत में मित्रम कहते हैं, और वो भी नपुंसक लिंग का शब्द है। तो योग्यम मित्रम, मित्रम के कारण इसमें जो है नपुंसक लिंग आया हुआ है। इसी तरह से द्विवचन में क्या बनेगा? योग्यो बालकौ, योग्ये बालिके, योग्ये मित्रे। बहुवचन में योग्याः बालकाः, और स्त्रीलिंग में योग्याः बालिकाः, योग्यानि मित्राणि। ये हो गया। इसके बाद संख्या वाला विशेषण देख लेते हैं। एकः बालकः, एका बालिका, एकम फलम। द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे फले। त्रयः बालकः। अब यहाँ बालिका के कारण जो है ये त्रयः हुआ है। तिस्रः बालिकः, त्रीणि फलानि। चत्वारः बालकाः, चत्स्रः बालिकाः, चत्वारि फलानि। अब ये कैसे हैं? ये संख्यावाची विशेषण हैं तीनों लिंगों में। अब कुछ और बात नियम देखते हैं। पंचबालकाः, पंचबालिकाः, पंचफलानि। अब आप देख रहे होंगे पंच पंच एक ही जैसा है, क्योंकि 1 से 4 तक ही तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। उसके बाद की संख्याएं जो है तीनों लिंगों में एक जैसी होती हैं। ये तो हो गया विशेषण और विशेष। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है? सुंदर बालिका मधुर गीत गाती है। अब यहाँ पे ध्यान देना, दो विशेषण है। जो सुंदर है वो बालिका का विशेषण है, जो मधुर है वो गीत का विशेषण है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा सुंदरी बालिका मधुरम गीतम गायती। दशरथ के 4 पुत्र थे, तो हो जाएगा दशरथस्य 4 पुत्राः आसन। अब यहाँ आसन क्यों आया है? क्योंकि ये भूतकाल की क्रिया है। निर्धन किसान की 4 बेटियां हैं। अब
अब निर्धन किसान का विशेषण है और 4 संख्या जो है ये बेटियों का विशेषण है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा निर्धनस्य कृषकस्य चत्सरः दुहिताः सन्ति। अब यहाँ देखना कृषकस्य में षष्ठी है तो उसका जो विशेषण है इसमें भी षष्ठी लगी हुई है। अगला है उस गुफा में एक शेर है, तो यहाँ पे देखना जो उस है ये गुफा का विशेषण है, तो इसमें सप्तमी आएगी तो इसमें भी सप्तमी आएगी, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा तस्याम गुहायाम एकः सिंहः अस्ति। यहाँ 3 वृक्ष और 4 लताएं हैं, तो हो जाएगा अत्र त्रयः वृक्षाः चत्सरः लताः सन्ति। अगला है वाराणसी देश की प्राचीन नगरी है, तो हो जाएगा वाराणसी देशस्य प्राचीना नगरी अस्ति। अगला है परिश्रमी बालक सदैव सफल होता है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा परिश्रमी बालकः सदैव यानी सर्वदा सफलः भवति, इस तरह से अनुवाद होगा। अगला अनुवाद है उस पेड़ पर पक्षी चहक रहे हैं, तो हो जाएगा तस्मिन् वृक्षे खगाः कूजन्ति। तो इस तरह से हमारा विशेषण और विशेष का जो नियम था वो पूरा हो गया। अब चलते हैं लकार व काल में। तो आप जानते हैं मुख्य रूप से 5 लकारों में ही अनुवाद पूछे जाते हैं। कितने लकार में? 5 लकार में। वैसे संस्कृत में तो 10 लकार होते हैं लेकिन वो 12वीं के बाद पढ़ाए जाते हैं। 5 लकार कौन कौन से हैं देख लेते हैं। लट लकार जिसका अर्थ होता है वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्य काल, 3 तो काल वाले हो गए। चौथा होता है विधिलिंग लकार जिसका अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में, और 5वां होता है लोट लकार जो कि होता है आज्ञा या अनुमति के अर्थ में। अब इसमें भी पठति पढ़ता है, अपठत पढ़ा, पठिष्यति पढ़ेगा, पठेत पढ़ना चाहिए, पठतु पढ़िए या पढ़ो। अब इसमें क्या है आदेश दिया जा रहा है और इसमें जो है निवेदन किया जा रहा है, संभावना की जा रही है, पठेत पढ़ना चाहिए। तो लकार के अनुसार ही आपको लकार का प्रयोग करना है। अब इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला वाक्य क्या है, किसान खेत जोत रहा है, तो क्या हो जाएगा कृषकः क्षेत्रम कर्षति। जोतने के लिए कौन सी क्रिया होती है? कर्षति। ये आप ध्यान देंगे। दशरथ अयोध्या के राजा थे, ये कई बार पूछा गया है, तो हो जाएगा दशरथः अयोध्यायाः राजा आसीत। तुम सब गृहकार लिखो। अब यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है, लिखो मतलब लोट लकार, तो हो जाएगा यूयम गृह कार्यम लिखत। अब यहाँ पर लिखत जो है गलत टाइप हुआ है, इसका जानते हो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखत सही है, लोट लकार में लिखत ही बनता है। लोट लकार के मध्यम पुरुष बहुवचन में लिख लिखतम लिखत बनता है, इसलिए लिखत सही है। अगला है हम सब को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, तो हम सब हो जाएगा वयम, तो इसका होगा वयम प्रतिदिनम व्यायामम कुर्याम। रवि पाठ पढ़ेगा, इसका क्या हो जाएगा रवि पाठम पठिष्यति। तुम घर जाओ, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा तुम गृहम गच्छ। ये लोट लकार का वाक्य है, यानी आज्ञा दी जा रही है। मजदूर कार्य करेंगे, करेंगे मतलब भविष्य काल, तो हो जाएगा श्रमिकाः कार्यम करिष्यन्ति। मुझे पाठ पढ़ना चाहिए, तो इसका हो जाएगा अहम पाठम पठेयम। मुझे पाठ पढ़ना चाहिए, अहम पाठम पठेयम। चाहिए के अर्थ में यहाँ पे विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है। अब कुछ और जो है अनुवाद के उपयोगी अव्यय देखने के पहले हम जो है 5 लकार में आपको क्रियापद भी दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये पठ धातु के रूप हैं किस लकार में? लट लकार वर्तमान काल में। क्योंकि हमारा विचार है कि हमारी वीडियो देखने वाला हर बच्चा संस्कृत में बहुत अच्छा स्कोर करे, यही हमारी शुभकामना है आपके लिए और आपसे निवेदन भी है। तो ये पठ धातु का रूप है पठति पठता पठन्ति पठसी पठता पठत पठामि पठावः पठामः। ये क्या है? रूप है यानी क्रियापद हैं। अब इनके साथ हम सब्जेक्ट जोड़ देते हैं, सा तौ ते त्वम यूवाम यूयम अहम आवाम वयम। अब इसमें क्या देखना है कि साह के साथ पठति, अहम के साथ पठामि, वयम के साथ पठामः।
ये आपको अशुद्धि संशोधन में भी ध्यान देना है। अब इसकी हिंदी क्या होती है वो भी मैं फटाफट लिख देता हूँ। सह पठति वह पढ़ता है, तौ पठतः वह दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वह सब पढ़ते हैं, तुम पठसी तो तुम पढ़ते हो, इवाम पठथः तो इसका हो जाएगा तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठथ तो हो जाएगा तुम सब पढ़ते हो, अहम पठामी इसकी हिंदी होगी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं। अब आपके पेपर में मान लो इनमें से कोई भी हिंदी आ जाती है तो उसकी संस्कृत क्या होगी वो मन में बैठा लो। यही हमारा विचार है, यही आपसे निवेदन है। चलिए अगला लकार कौन सा है, भविष्य काल, लिरिट लकार। उसके में रूप कैसे चलेगा, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। अब इसमें भी हम कर्ता फटाफट जोड़ देते हैं, कर्ता आपको याद हो जाएंगे, सा तौ ते त्वम इवाम इयम अहम आवाम वयम। इसकी हिंदी देख लेते हैं, सह पठिष्यति इसका अर्थ होगा वह पढ़ेगा, तौ पठिष्यथा वह दोनों पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति इसका होगा वह सब पढ़ेंगे, तुम पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, इवाम पठिष्यथा तुम दोनों पढ़ोगे, यूयम पठिष्यथ तुम सब पढ़ोगे, अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, आवाम पठिष्यावः हम दोनों पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः हम सब पढ़ेंगे। इसके बाद लंग लकार है भूतकाल में। इसमें क्रिया रूप कैसे चलता है ये भी ध्यान से देख लो, अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। ये थोड़ा सा ध्यान दे लो, अपठम और अपठन और अपठत ये तीन तो याद ही कर लो। इसमें भी फटाफट कर्ता जोड़ देते हैं और इसकी हिंदी देख लेते हैं। अब कर्ता भी आपको याद हो जाएगा क्योंकि अशुद्धि संशोधन में भी पूछ लेगा कि किसके साथ कौन सी क्रिया जोड़ी जाएगी। इसकी हिंदी होगी जैसे है सह अपठत तो इसका अर्थ हो जाएगा वह पढ़ता था। क्या अर्थ हो गया, वह पढ़ता था, वह दोनों पढ़ते थे, वह सब पढ़ते थे। तुम अपठः इसका हो जाएगा तुम पढ़ते थे, दूसरे का तुम दोनों पढ़ते थे, इवाम अपठतम यूयम अपठत तो हो जाएगा तुम पढ़ते थे, अहम अपठम मैं पढ़ता था, आवाम अपठाव हम दोनों पढ़ते थे, वयम अपठाम हम सब पढ़ते थे। ये इसकी हिंदी हो जाएगी। अब फटाफट क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है, वीडियो भी बड़ी हो रही है, लोट लकार आज्ञा या अनुमति में पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम, ये लोट लकार के रूप हैं। इसमें भी फटाफट कर्ता जोड़ देते हैं। आप भी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या मन में ऐसे बैठा लें। हमने कई बार देखा है कि पेपर में अशुद्धि संशोधन में पूछ लेता है तुम पठ, यहाँ पे लिख देगा तुम पठतु और पठत को अंडरलाइन कर देगा तो हो जाएगा तुम पठ, ये सही होगा। तो लकार कर्ता वही रहते हैं, केवल क्रिया बदलती है लकार के अनुसार। अब इसकी भी हिंदी देख लेता हूं क्या होती है, सह पठतु इसका होगा वह पढ़े, वह दोनों पढ़ें तो अपठताम का अर्थ होगा, ते पठन्तु वह सब पढ़ें, तुम पठ इसकी हिंदी होगी तुम पढ़ो। जैसे किसी को आदेश देते ना तुम लिखो तो होता है तुम लिख, तुम गाओ तुम गाय, इवाम पठतम तो इसका क्या हो जाएगा तुम दोनों पढ़ो, यूयम पठत तो हो जाएगा तुम सब पढ़ो, अहम पठानी तो क्या हो जाएगा मैं पढ़ूं, आवाम पठाओ हम दोनों पढ़ें, वयम पठाम हम सब पढ़ें, ये हो जाएगी इसकी हिंदी। अब चलते हैं फटाफट विधिलिंग लकार में। जो आपका अंतिम लकार है इसका रूप होता है पठेत पठेताम पठेयुः पठेः पठेतम पठेत पठेयम पठेयो पठेम। अब इतनी जल्दी तो आपको रूप याद नहीं होगा, अगर याद नहीं है तो फिर भी देखते चलो, मान लो पेपर टाइम में याद आ जाए तो इसमें भी फटाफट हम कर्ता जोड़ देते हैं और इसकी भी हिंदी देख लेते हैं क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं है तो उसे पढ़ना चाहिए। तो क्या हो गया, सह पठेत उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तो पठेताम उन सब को पढ़ना चाहिए, ते पठेयुः ध्यान देना उन सब को पढ़ना चाहिए तो ते पठेयुः, तुम्हें पढ़ना चाहिए तुम पठे, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए इवाम पठेतम, तुम सब को पढ़ना चाहिए यूयम पठेत,
मुझे पढ़ना चाहिए तो अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए आवाम पठेव, हम सबको पढ़ना चाहिए तो हो जाएगा वयम पठेम। तो इस तरह से फटाफट, हालांकि जल्दी जल्दी बताया है लेकिन फिर भी आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब चलते हैं, एक टॉपिक हमारा छूटा हुआ है अभी, उसको भी देख लेते हैं, टाइम कम है लेकिन ये देखिए, ये हमारा टॉपिक छूटा हुआ था कि अनुवाद में उपयोगी कुछ अव्यय शब्द, कुछ अव्यय शब्द हैं जो अनुवाद में उपयोगी हैं। जैसे पहला क्या है, हयः, इसका क्या अर्थ होता है, बीता हुआ कल। अद्य माने होता है आज, स्व माने होता है आने वाला कल, संप्रति माने होता है अब, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं NOW, क्या कहते हैं, NOW यानी नाउ। अगला है कुत्र, कुत्र माने होता है कहाँ, किमर्थम किस लिए, कुतः कहाँ से, कदा कब, तो ये भी अनुवाद में प्रयुक्त होते हैं। अब फटाफट क्या करते हैं, कुछ वाक्य देख लेते हैं। जैसे कल मेरे विद्यालय में उत्सव था, तो हो जाएगा हयः मम विद्यालये उत्सवः आसीत्। अगला है आज रविवार है, तो हो जाएगा अद्य रविवासरः अस्ति। अगला है कल परीक्षा होगी, इस टाइप के अनुवाद बहुत पूछे जाते हैं, तो हो जाएगा स्व परीक्षा भविष्यति। अब मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, संप्रति अहम संस्कृतम पठामि। अगला है तुम कहाँ रहते हो, तो हो जाएगा त्वम कुत्र वससि। नेक्स्ट है तुम दोनों किस लिए घूम रहे हो, तो हो जाएगा इवाम किमर्थम भरमथः। अब यहाँ पे किमर्थम के कारण जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला है तुम कहाँ से आ रहे हो, तो हो जाएगा तुम कुतः आगच्छसि। और अंतिम है तुम घर कब जाओगे, तो होगा तुम गृहम कदा गमिष्यसि। तो इस तरह से बच्चों हमने जल्दी जल्दी लेकिन अनुवाद के लिए आपके लिए बहुत मेहनत की है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेस्ट ऑफ लक बच्चों कि आप संस्कृत में बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद।